और ये सतलुज कदा वैली कलामी की प्रोजेक्ट मार्जत, को ये जो आप इनंडेशन कैनाल कह रहे हैं, ये वो नहरें हैं जो अंग्रेज ने निकाली थी, या अंग्रेज के भी यहाँ 19वीं सदी में आने से पहले, नहीं कहीं नहीं मुगल नहीं दौर में, उससे पहले कभी? अंग्रेज के आने से पहले थी, कुछ मुगलों के ज़माने थे, एक दो थी, कुछ सिखों के ये मकामी लोग अपनी नहरें बना के ओके। निकाल लिया करते थे, क्योंकि ऐसा तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं होता था ना। तो जब दरिया चढ़ता है ना, जब पानी उसमें ज़्यादा आता है तो उनमें जाया करता था। तो सतलुज वैली प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले फिर ये याद ज़हन में रखिए कि दोनों जगह पे बहावलपुर के अंदर भी इंतज़ामिया अंग्रेज़ों की थी, पंजाब के अंदर भी इंतज़ामिया अंग्रेज़ों की थी, और सिंध में भी इंतज़ामिया अंग्रेज़ों ही की थी, लेकिन वो अपने ख़ित्ते के इंटरेस्ट को वॉच करने की बात किया करते थे। तो पहले फिर बहावलपुर में जब ये दरिया सतलुज पे निज़ाम बनाने से पहले सिंध के अंदर सखर बैराज बना के दिया गया, और 1932 में वो मुकम्मल हुआ जाके, और आज हम 2025 में बैठे हैं, तकरीबन 90 से ज़्यादा साल हो गए, 95 साल तकरीबन हो गए। आज भी वो दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आज की तारीख 100 साल बाद भी। अच्छा। तो इतना बड़ा एक उनको निज़ाम बना के दिया गया, और उसमें जो मज़ेदार बात आपके ऑडियंस के लिए होगी कि उसकी 7 नहरों में से 3 नहरें जो हैं वो सुएज़ कैनाल से भी बड़ी हैं। ओके। सुएज़ कैनाल जो सारी दुनिया जिसको जानती है, उससे भी बड़ी 3 नहरें वहाँ पे निकाल के दी गई, और सिंध के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया खुशहाली का, नहरें उनके पास आ गई। और अच्छा, फिर साथ ही बहावलपुर का निज़ाम, ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट वाला हुआ, नवाब बहावलपुर ने बनाया, सुलेमान की बैराज है, इस्लाम बैराज है, पंजनद बैराज है, और इनसे नहरें निकाल के बहावलपुर की रियासत भी अमीर हो गई, और उन्हीं में से नहरें गईं जो कि पाकपतन, दीपालपुर और हमारे वो पंजाब जो रियासत बहावलपुर के हिस्से नहीं थे, वहाँ पे भी इस तरह पानी गया, और ये इलाके खुशहाल हो गए। बहावलपुर की मैं मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा कि बहावलपुर का हम सबको पता है, बहावलपुर एक गरीब रियासत हुआ करती थी, कॉलोनियल प्रिंसली स्टेट्स में एक इनसिग्निफिकेंट स्टेट जिसको कहते हैं वो हुआ करती थी। लेकिन जब ये नहरी निज़ाम आया तो बहावलपुर प्रिंसली स्टेट्स की अमीर रियासतों में आ गया। ये नहीं है कि बहावलपुर के अंदर कोई सोने की कानें हैं या तेल के कुएं हैं, ज़राअत ने उसको इतना अमीर कर दिया। नवाब बहावलपुर भी अमीर हो गए, और बहावलपुर रियासत के लोग भी अमीर हो गए। नवाब बहावलपुर ने हमारे जब पाकिस्तान बनने के शुरू के दिन थे, बल्कि हमें फाइनेंशियल हेल्प हमारे मुल्क को की तो हमारा मुल्क बिल्कुल। चल सके। वो जो फेमस एक बल्कि तस्वीर है जिस गाड़ी पे कायद आजम ने हल्फ उठाया था, तशरीफ लाए गाड़ी थे, में, वो भी उन्होंने ही दी थी। जी 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 जी, मैं उसी तरफ चल रहा जा रहा था। तो इतनी रियासत वो अमीर हो गई थी नहरी निज़ाम की वजह से। इसी तरह अगर आप सिंध में चले जाएं तो खैरपुर की रियासत, उनका फैज़ महल, उनके जो सारी चीज़ें हैं, लोग भी अमीर और रियासत भी अमीर। और अमीर, मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, मैं कुछ अर्सा काम किया करता था एक बड़ी दुनिया की जो न्यूज़ वायर है रॉयटर्स, उनके साथ। तो उनका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दूसरा दफ्तर उनका जो था वो कराची में था। तो मैंने अपने कंट्री मैनेजर से पूछा कि भाई, बम्बई में दफ्तर के बाद दूसरा कराची क्यों, दिल्ली क्यों नहीं, कलकत्ता क्यों नहीं, और इतने बड़े शहर थे। तो उसने मुझे बताया कि कराची कॉलोनियल एम्पायर का, ब्रिटिश एम्पायर के सबसे बड़े वीट एक्सपोर्टिंग पोर्ट था, और कमोडिटीज़ के लिए सारी कमोडिटी को मिलाई जाए तो सेकंड लार्जेस्ट मॉन्ट्रियल के बाद कमोडिटी एक्सपोर्टिंग पोर्ट था। वो इलाका, ये जो हमारे वाला पाकिस्तान वाला इलाका है, सिंध और पंजाब वाला, जहाँ भूख से, कहत से लोग मर जाया करते थे, इतनी अबंडेंस में वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन शुरू हुई कि हम एक्सपोर्टिंग बन गए। पूरे हिंदुस्तान को भी खिलाया, बंगाल में अल्लाह माफ़ी दे अगर वहाँ पे कहत आ गया तो यहाँ से खुराक जा रही है, पूरे हिंदुस्तान को ये फीड किया करता था। तो ये इलाका एक प्रोस्पेरिटी का इसमें वो आ गया। अच्छा, फिर हमारा ये निज़ाम एक चलता रहा। ये जो निज़ाम है, हमारे पास सिस्टम है, इसमें तकरीबन 150 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है। ऑडियंस को समझाने के लिए MAF को ज़रा छोड़ दें, समझ लें कि 150 यूनिट्स पानी आता है। तो ये अंग्रेज़ों के आने 1967 तक हम इसमें से 1947 तक इसमें से हम 67 मिलियन एकड़ फीट निकाला जा सकता था। इसमें हमने, बाकी वही समंदर में जा रहा होता था। फिर इसमें पानी के हमारे इसके अंदर हुआ, हमारा जो बहुत बड़ा एक समझें कि सेटबैक हुआ, चेंज हुआ, हलचल आ गई निज़ाम के अंदर, वो हुआ 1960 के अंदर। जो है वो जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई हमारी। इंडस वाटर ट्रीटी जब हमारी हुई तो इंडस वाटर ट्रीटी में हुआ ये कि 1948 में हिंदुस्तान ने जो ईस्टर्न रिवर से पाकिस्तान में पानी आया करता था उसको रोक दिया। सही। और उन्होंने कहा भाई, क्योंकि इनके जो बैराजेज है हमारे पास है, उनका कंट्रोल हमारे पास है।
तो पाकिस्तान ने उसी वक्त हमने कोशिश की और हमने उनसे बातचीत शुरू की और हमने उनको बाकायदा, अब एग्जैक्ट अमाउंट्स तो मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे नहीं मिले, बहरहाल हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व्स के अंदर हमने पैसे जमा करवाए कि भाई हमारा पानी आने दो। मतलब यह कि हमने वो पानी ख़रीदा उनसे और हमारी वो एक नेगोशिएशंस चलती रहीं। हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते थे। पाकिस्तान कहता था कि क्योंकि ये पानी इस्तेमाल पाकिस्तान में होता है तो हमारे पास इनका कंट्रोल होना चाहिए। हिंदुस्तान ये कहता था क्योंकि इनके जो बैराजेस हमारे जोग्राफियाई हद में आते हैं तो हम इनके उस पर रहेंगे। तो कोई हमारा अच्छा कितना पानी किस दरिया में से कैसे जाए, तो इस पर कोई सेटलमेंट नहीं हो रही थी। तो फिर इसमें वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व हुआ और 1948 से जो हमारी नेगोशिएशन शुरू हुई थी, 51 में इसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हुआ और वो भी 9 साल चलता रहा। तो बहरहाल उन हालात में जबकि नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था कि पानी को बांटना कैसे, तो ये डिसाइड किया गया कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, सतलुज और ब्यास, इंडिया को दे दिए जाएंगे। हमारा जो निज़ाम है ना, जो हमारे जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इनके अंदर आता है हमारे पास औसतन तकरीबन, अगर हम पिछले 100 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो तकरीबन हमारे पास इसके अंदर आता है 145 मिलियन एकड़ फुट औसतन। इसमें 187 मिलियन एकड़ फुट भी आता है और 80 मिलियन एकड़ फुट भी आता है। तो जब हम कोई फैसला करते हैं तो हम औसत लिया करते हैं, तो औसतन इसमें 145 मिलियन एकड़ फुट आता है। और जो हिंदुस्तान को दरिया गए थे छोटे, उनके अंदर तकरीबन 32 से 35 मिलियन एकड़ फुट जाता है। तो हमारे पास 145 जो है उसमें से हम 13.5 सेव कर सकते हैं। हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 13.5 की है, तकरीबन 9% की। और जो हिंदुस्तान स्टोर कर सकता है, उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो 18 से 18.5 मिलियन एकड़ फुट, वो मतलब 32-35 में से वो 18 स्टोर कर सकते हैं और हम 13.5 कर सकते हैं। वो तकरीबन 40% करते हैं, हम तकरीबन 9.5-10% करते हैं। और अगर हम दुनिया की औसत लें तो दुनिया की औसत ये है कि वो तकरीबन 40% स्टोर करते हैं। इसमें सबसे क्लासिक एग्जांपल जो एक टू मेक अ पॉइंट जिसको सब हम जानते हैं वो है रिवर नाइल, दरियाए नील। जी। दरियाए नील जो है वो अपने जो फ्लोज हैं उनका तकरीबन 2.5 गुना तक वो स्टोर कर सकता है। दरियाए नील के अंदर 900 दिनों का उनका पानी जमा करने की ताकत है और हमारे पास सिर्फ 30 दिनों की। मेरे साथ एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ, मुझे काहिरा जाने का इत्तेफाक हुआ। तो जो मेरा दोस्त वहाँ पे जो मेरा होस्ट था, मैंने उससे पूछा कि यार ये पूरा शहर जो तुमने दरियाए नील के साथ बना दिया है, दरियाए नील के जो फ्लड्स हैं वो तो हज़रत मूसा के ज़माने के हम सुनते हैं कि दरियाए नील के जो सैलाब आते थे और तबाहियाँ फैलाती थी, तो ये पूरा शहर तुमने इसके साथ बसा दिया है, तुम्हें नहीं डर लगता कि ये डूब जाएगा? तो उसने मुझे हंसते हुए कहा कि वो इजिप्शियन ही था, जिस तरह वो बोलते हैं अरब। तो मुझसे कहता है, ब्रदर डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हज़रत यूसुफ? कि हज़रत यूसुफ वाली कहानी याद है कि जब फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि 7 लाग़र गायें हैं और 7 सेहतमंद गायें हैं, तो इसकी जो है वो बताओ मुझे ताबीर। तो हज़रत यूसुफ ने बताया कि 7 साल खुशहाली के आएंगे और 7 साल कहत के आएंगे। तो जो खुशहाली वाले साल थे उन्होंने उसके अंदर गल्ले को स्टोर किया और जब कहत साली वाले साल आए तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। तो उसने कहा उसी प्रिंसिपल के ऊपर हमने असवान डैम बना लिया ऊपर। तो असवान डैम जो है वो जब पानी कम होता है दरिया में तो हम उसमें से छोड़ देते हैं, जब ज्यादा होता है तो हम उसको रोक लेते हैं। असवान डैम अगर 3 साल भी तकरीबन पानी ना आए तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।